प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम उच्चारण स्थान के बारे में पढ़ेंगे। उच्चारण के कौन-कौन से भेद होते हैं, किस वर्ण का उच्चारण किस स्थान से होता है, इन सभी के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे। आप वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो बच्चों सबसे पहले जानते हैं उच्चारण स्थान के बारे में कि उच्चारण स्थान किसे कहते हैं। वर्णों का उच्चारण करते समय हमारी श्वास वायु किसी ना किसी मुख्य अवयव से टकराती है। उस अवयव को वर्णों का उच्चारण स्थान कहा जाता है। अवयव माने मुख का कोई स्थान। उस स्थान को उच्चारण स्थान कहा जाता है जहां से वो टकराती है। मुख के ऐसे स्थान हैं जैसे कंठ है, तालु है, मूर्धा है, दंत है, होंठ है और नासिका। तो सबसे पहले बच्चों हम पता करते हैं कि कंठ से किन किन वर्णों का उच्चारण होता है। इनको हम कंठे भी कहते हैं। तो कंठ से जिन वर्णों का उच्चारण होता है उनमें से स्पर्श व्यंजनों में से स्पर्श व्यंजन आप जानते हैं क से लेकर म तक सभी स्पर्श व्यंजन हैं। 27 व्यंजन होते हैं ये। लेकिन स्पर्श व्यंजन का जो पहला वर्ग है कवर्ग, वो सारा वर्ग कंठ से बोला जाता है। जैसे क, ख, ग, घ, ङ। इन वर्णों का उच्चारण कंठ से होता है और इसके उच्चारण में जीभ का जो पिछला भाग है वो गले को छूता है। अतः इसका उच्चारण स्थान कंठ कहलाता है। ये 5 वर्ण हो गए। उसके बाद स्वर, 2 स्वर आते हैं इसमें ओ और आ। इसके अलावा विसर्ग, विसर्ग कौन सी? आह। ये भी इसमें आती है। कंठ से इसका उच्चारण होता है। और ऊष्म व्यंजन में से ह, ह का उच्चारण भी कंठ से होता है। इस प्रकार हमें मालूम हुआ कि स्पर्श व्यंजन के 5, 2 स्वर, 1 विसर्ग और 1 ह, ये सारे वर्ण कंठ से उच्चारण इनका होता है, इसलिए इनको कंठे भी कहा जाता है। उसके बाद कंठ के बाद तालु वाले वर्ण आते हैं। तो तालव्य उनको कहते हैं। तालव्य में कौन कौन से वर्ण आते हैं? सबसे पहले स्पर्श व्यंजन में से कौन से आते हैं? चवर्ग। कवर्ग के बाद चवर्ग आते हैं। कवर्ग आए कंठे में और चवर्ग आते हैं तालव्य में। चवर्ग में कौन कौन से वर्ण होते हैं बच्चों? च, छ, ज, झ, य। ये 5 वर्ण आते हैं स्पर्श व्यंजन के चवर्ग वाले। उसके बाद स्वर कौन से आते हैं इसमें? छोटी ई और बड़ी ई। इसके अलावा अंतस्थ व्यंजन में य और ऊष्म व्यंजन में श। ये सभी व्यंजन तालु से इनका उच्चारण होता है। अर्थात जिह्वा का बीच का भाग तालु से टकराता है, तालु को छूता है, इसलिए इनको तालव्य कहा जाता है। जिस प्रकार चित्र में दिखाया गया है उसी प्रकार आप स्वयं भी कोशिश करके देख सकते हैं, इसका उच्चारण करके देख सकते हैं कि किस प्रकार जिह्वा का मध्यम भाग तालु से टकराता है और इन वर्णों का उच्चारण होता है। इसके पश्चात आता है बच्चों मूर्धा। तालु के मूर्धा भाग से, तालु से थोड़ा आगे को ये भाग होता है और मूर्धा में जो वर्ण आते हैं वो होते हैं स्पर्श व्यंजन का टवर्ग। ट, ठ, ड, ढ, ण, ड़ और ढ। स्वर में आता है री और ऊष्म व्यंजन में आता है श, मूर्धन्य श। तो इनका उच्चारण करते समय हमारे जीभ का जो आगे का भाग है वो थोड़ा पीछे की ओर मुड़ करके दांत से थोड़ा पीछे की जगह में टकराता है। अर्थात तालु का जो मूर्धा भाग है उसी से टकराता है, इसीलिए इसको मूर्धन्य कहते हैं या मूर्धा कहते हैं। उसके पश्चात आते हैं दंत, दंत्य या दांतों से। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हमारी जिह्वा दांतों से टकराती है ऐसे वर्णों को
दंत्य वर्ण कहा जाता है। इनमें स्पर्श व्यंजन के त्वर्ग वाले सभी वर्ण आते हैं, तो, थो, दो, दो, नो। इसके पश्चात आते हैं बच्चों वर्त्स्य व्यंजन। वर्त्स्य व्यंजन उन्हें कहते हैं जब वर्णों का उच्चारण करते समय हमारी जीवा दांत के मूल भाग से टकराती है। इसमें से स्पर्श व्यंजन से नो, अंतस व्यंजन से रो और लो। इन तीनों का उच्चारण करते समय, नो, रो, लो का उच्चारण करते समय जीवा ऊपर के दांतों के मूल भाग से टकराती है। उसी प्रकार नीचे के दांतों के मूल भाग से टकराती है जीवा जब हम सौ और जौ का उच्चारण करते हैं। इसलिए इनको वर्त्स्य व्यंजन कहा जाता है। इसके पश्चात आते हैं बच्चों ओष्ठ या ओष्ठ्य। ओष्ठ्य का मतलब होंठों से के टकराने से जिनका उच्चारण होता है। इनमें से सबसे पहले स्पर्श व्यंजन में वर्ग प, फ, ब, भ, म और स्वर आते हैं छोटा ऊ और बड़ा ऊ। इनका उच्चारण करते समय दोनों होंठ आपस में टकराते हैं, इसलिए इनको ओष्ठ्य कहा जाता है। इनका उच्चारण स्थान ओष्ठ है। यह है बच्चों नासिक्य व्यंजन। नासिक्य व्यंजन उन्हें कहते हैं जब हमारी उच्चारण करते समय हमारी वायु नासिका से निकलती है, उन वर्णों को हम नासिक्य वर्ण कहते हैं। जैसे अनुस्वार में अंग और ङो, ञो, णो, नो, मो। प्रत्येक वर्ग का पंचमाक्षर ये नासिक्य व्यंजन कहलाता है। ये भले ही अपने वर्ग में जिह्वा के अलग अवयव से टकराने पर उस वर्ग में भी आते हैं, लेकिन क्योंकि इसका उच्चारण करते समय वायु नासिका से निकलती है, इसलिए इनको नासिक्य व्यंजन भी कहा जाता है। इसके अलावा बच्चों कुछ ऐसे वर्ण होते हैं जिनका उच्चारण दो अलग अलग उच्चारण स्थानों के प्रयोग से होता है। ऐसे वर्णों को संयुक्त उच्चारण स्थान वाले वर्ण कहा जाता है। जैसे कंठ तालु। कंठ और तालु दोनों से इनका उच्चारण होता है। जैसे ए और ऐ। ए और ऐ इनका उच्चारण कंठ और तालु से होता है, क्योंकि ये अ और ई से मिलकर बनते हैं। अ का उच्चारण कंठ से होता है, ई का उच्चारण तालु से होता है, इसलिए इनको कंठ तालव्य वर्ण का कहा जाता है उच्चारण की दृष्टि से। इसी प्रकार कंठ ओष्ठ्य होते हैं, जैसे ओ और औ। इनका उच्चारण कंठ और ओष्ठ दो अवयवों के मेल से होता है, इसलिए इनको कंठोष्ठ्य कहा जाता है। ओ और औ, अ और उ के योग से बनते हैं। अ का उच्चारण स्थान कंठ है और उ का उच्चारण स्थान ओष्ठ है, इसलिए इनको कंठोष्ठ्य वर्ण कहा जाता है। अगला है दंतोष्ठ्य। इसमें आते हैं व और फ। व और फ जब इनका उच्चारण होता है तो नीचे का होंठ ऊपर के दांतों से टकराकर छिटक कर बाहर निकलता है, इसलिए इसमें होंठों का भी प्रयोग होता है और दांत का भी प्रयोग होता है, इसलिए इनको दंतोष्ठ्य वर्ण कहा जाता है उच्चारण की दृष्टि से। इस प्रकार बच्चों हमने जाना कि किस प्रकार वर्णों का उच्चारण अलग अलग स्थानों से होता है। इसको यहाँ पर एक चित्र के माध्यम से दर्शाने की कोशिश की गई है। आप इसको उतार सकते हैं कॉपी पर। इसी प्रकार आप एक चित्र बना सकते हैं और अलग अलग उच्चारण स्थान के अतिरिक्त उन वर्णों को भी दर्शाया गया है जिनका उच्चारण उस स्थान से होता है। आप इसको इसी तरह से उतार सकते हैं। बच्चों दूसरा चित्र दिखाया गया इसी प्रकार आपको समझाने की कोशिश की जा रही है कि स्पर्श जो हमारे व्यंजन होते हैं वो किस प्रकार उनका उच्चारण होता है। जैसे सबसे पहले हमारा आता है कंठ। कंठ से कवर्ग का उच्चारण होता है। उसके बाद आता है हमारा तालु। तालु से चवर्ग का उच्चारण होता है। उसके बाद आता है मूर्धा। मूर्धन्य से टवर्ग का उच्चारण होता है। उसके बाद आता है दंत। दंत से त्वर्ग का उच्चारण होता है। उसके बाद आता है ओष्ठ। ओष्ठ ओष्ठ से पुवर्ग का उच्चारण होता है। इसी प्रकार आप भी ऐसा ही चित्र बना सकते हैं। आप इसकी प्रैक्टिस करते रहिए और आप इनको सीख जाएंगे। उच्चारण स्थान सीखने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर आपने अभी सीख लिया तो कभी जीवन में भूलेंगे नहीं।
मुझे लगता है आपको इस वीडियो से बहुत सारी मदद मिली होगी। आप इसको दोहराई करते रहें और लिखते रहें। धन्यवाद।